हेलो एवरीबॉडी। हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था नॉर्मलिटी के बारे में, हमने मोलरिटी के बारे में बात की थी, हमने मोल फ्रैक्शन के बारे में हमने बात की थी। उसके साथ साथ हमने फॉर्मेलिटी के बारे में हमने डिस्कस किया था। उस बेस पे हमने कुछ क्वेश्चंस भी हमने डिस्कस किए थे कि जब आपको डेंसिटी दे दी जाती है, घनत्व दे दिया जाता है, तो उसको आपको वॉल्यूम के अंदर कैसे कन्वर्ट करते हैं वो हमने बात की थी। उसके साथ साथ हमने मोलिलिटी की भी बात की थी। ठीक है, कुछ हमारे पास में ऐसे टर्म्स थे वो टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं, कुछ ऐसे थे जो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करते। जिनके अंदर वॉल्यूम आता वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती, जिनके अंदर वॉल्यूम नहीं आता, मास आएगा, वो टेम्परेचर पे क्या करती है, डिपेंड नहीं करती। जिसके अंदर वॉल्यूम आता है वो डिपेंड करेगी किसके ऊपर, टेम्परेचर पे। ठीक है, तो आपको याद रखा है जिसमें वॉल्यूम है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, जिसमें वॉल्यूम नहीं है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगी। आज इसी क्लास को हम आगे की तरफ बढ़ाते हैं। ठीक है, और हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, देखो यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन से। ठीक है, देखो हमने बात की थी कि सॉल्यूशन के अंदर हमने दो कंपोनेंट देखे थे, एक तो था हमारे पास में सोल्यूट, दूसरा हमारे पास में था सॉल्वेंट। ठीक है, एक तो था सोल्यूट, दूसरा हमारे पास में क्या था, सॉल्वेंट। सोल्यूट को हम कहेंगे विले, ठीक है, और सॉल्वेंट को हम कहेंगे विलायक। ठीक है, और ये हमने फर्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था कि सोल्यूट क्या होता है कि जिसकी क्वांटिटी कम है, मतलब जो स्मॉलर है वो तो कहलाता है सोल्यूट। ठीक है, और जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, ठीक है, लार्जर है, वो क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट कहलाता है। ठीक है, मैं एक आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, जैसे हमने बात करते हैं कि हमने NaCl का जब हमें एक्वा सॉल्यूशन बनाते हैं, जलीय विलयन बनाते हैं, तो NaCl क्या है हमारे पास में, जैसे सोल्यूट है। ठीक है, उसको हम जैसे वाटर के अंदर डालते हैं तो वाटर काम क्या इसके रूप में काम करता है कि सॉल्वेंट के रूप में काम करता है, विलायक के रूप में। देखो जब सोल्यूट अलग था तो वो कौन सी नेचर में थी, उसकी ठोस अवस्था थी। कौन सी थी, ठोस अवस्था, सॉलिड अवस्था थी। यहाँ पे देखो वाटर है तो वाटर की यहाँ पे कौन सी है, लिक्विड अवस्था है। लेकिन जैसे ही आप इस सॉलिड को, मतलब जो NaCl है, उसको जैसे आप वाटर के अंदर डालते हो, ठीक है, तो उसकी जो फेज है वो फेज क्या हो जाती है, उसकी चेंज हो जाती है। ठीक है, पहले सॉलिड में था, अब फेज किसके अंदर आती है, सॉल्वेंट के अकॉर्डिंग आ जाती है। किसके अकॉर्डिंग आ रहे हैं, सॉल्वेंट के अंदर। तो सोल्यूट क्या होगा, सोल्यूट की क्वांटिटी कम है, और क्वांटिटी कम है, जैसे आप इसको सॉल्वेंट के अंदर डालते हो तो सोल्यूट क्या करता है, अपनी जो फेज है, अपनी जो अवस्था, उसको क्या कर देता है, खो देता है। ठीक है, लेकिन सॉल्वेंट अपनी अवस्था नहीं खोता। इस आधार पे हमने जो सॉल्यूशन बनाते हैं, इस अवस्था के आधार पे, वो हम 9 टाइप के पढ़ के चलें। किसके आधार पे, अवस्था के आधार पे, फेज के आधार पे। ठीक है, तो अवस्था के आधार पे हम जो सॉल्यूशन की बात करते हैं वो कितने सॉल्यूशन पढ़ते हैं, हम 9 टाइप के सॉल्यूशन पढ़े। कितने हैं, 9 टाइप के। अब 9 टाइप के कैसे बनते हैं उसकी हम चर्चा करते हैं। कि जैसे हमारे पास में हमने सॉल्वेंट ले लिया, जैसे सॉलिड है, कौन है, ठोस है। अब ठोस को ठोस के अंदर, मतलब जो सॉल्यूट है उस सॉल्यूट को, मतलब ठोस वाला जो सॉल्यूट है उसको हम सॉल्वेंट है सॉलिड के अंदर भी मिला सकते हैं। फिर जो लिक्विड है यदि सॉल्यूट, तो उसको हमें ठोस सॉल्वेंट के भी अंदर भी मिला सकते हैं। इसी टाइप से गैस है तो वो काम सॉल्यूट के रूप में, उसको हम किसके रूप में बना सकते हैं, सॉल्वेंट जो सॉलिड के रूप में था उसके अंदर मिला सकते हैं। तो हमारे पास में कितने बन गए, ऐसे 3 सॉल्यूशन बन जाते हैं। और ऐसे ऐसे फिर हम सॉल्वेंट को हम चेंज कर देते हैं। जैसे लिक्विड की बात करें, अब लिक्विड के अंदर सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड के अंदर लिक्विड भी है, लिक्विड के अंदर गैस भी है। इस टाइप से कितने हो गए, 3 और सॉल्यूशन बन गए। फिर हम बात करते हैं यदि सॉल्वेंट को हम गैस ले लेते हैं तो गैस के अंदर हम सॉलिड भी, गैस के अंदर लिक्विड भी, और गैस के अंदर गैस भी, तो वो भी कितने टाइप के बन गए, 3 टाइप के और बन गए। और इसी टाइप से जो सॉल्यूशन बनते हैं वो कितने टाइप के बन गए, 9 टाइप के बन गए। और ये किस आधार पे हमने बात की, ये अवस्था के आधार पे बात की थी। ठीक है, अब कौन कौन से सॉल्यूशन है उसकी हम चर्चा करते हैं। इनके एग्जाम्पल्स आपको एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे कहा था कि जो सॉल्यूट है वो अपनी फेज है, अपनी अवस्था को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। लेकिन सॉल्वेंट की फेज के अंदर कोई ही चेंज नहीं होगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे मैं आपको पहले यहाँ पे ले लेता हूँ कि जैसे सॉल्यूट, ठीक है, एक साइड में सॉल्यूट ले लेते हैं, एक साइड में हम यहाँ पे सॉल्वेंट ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख देते हैं सॉल्यूशन। यहाँ पे हमने ले दिया सॉल्यूशन, और हम यहाँ पे ले लेते हैं एग्जाम्पल। क्या ले रहे हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक है, जैसे हमने पहले बात की कि हम जैसे हमारे पास में सॉल्वेंट है, सॉलिड कौन है, सॉलिड, हम ठोस को सॉल्वेंट के रूप में लेके चल रहे हैं, विलायक के रूप में लेके चल रहे हैं। ठीक है,
अब देखो सोल्यूट, जैसे हमारे पास में सोल्यूट भी है, सॉलिड क्या है, सॉलिड, ठीक है। तो हमने क्या किया, सोल्यूट सॉलिड, सॉल्वेंट सॉलिड, मतलब इस सॉलिड को इस सॉलिड के अंदर मिला रहे, ठीक है। तो दोनों यहाँ पे क्या है, सॉलिड सॉलिड है। अब देखो इसकी फेज किसके अकॉर्डिंग आएगी, मैंने कहा था जो फेज आती है वो फेज किसके अकॉर्डिंग आएगी, सॉल्वेंट के अकॉर्डिंग है। क्यों, वो इसलिए मैंने कहा था कि सोल्यूट क्या होता है, अपनी फेज अपनी अवस्था को क्या कर देता है, खो देता है, जैसे आप सॉल्यूशन बनाते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो अवस्था बनेगी वो किसके आधार पे बनेगी, वो सॉल्वेंट के आधार पे बनेगी, विलाय के आधार पे बनेगी। तो हमारे पास में यहाँ पे किस टाइप का है, सॉल्वेंट सॉलिड टाइप का। तो ये जो सॉल्यूशन बनेगा, ये सॉल्यूशन भी किस टाइप का बनेगा, सॉलिड टाइप का बनेगा, ठोस टाइप का बनेगा, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जितनी भी जो मिश्र धातु की हम बात करते हैं, एलॉय की हम बात करते हैं, किसकी बात करें, मिश्र धातु। अब ये मिश्र धातु क्या होती है, ठीक है। मिश्र धातु होती है जैसे दो या दो से अधिक जो धातु का जो मिक्सर होता है उसको हम क्या कहते हैं, एलॉय कहते हैं, मिश्र धातु कहेंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल कॉपर प्लस जिंक, ठीक है, ये भी मेटल, ठीक है। इसके बाद में ये जिंक भी मेटल, दोनों को मिक्सर किया है, क्या कहलाती है, मिश्र धातु कहलाती है। इसी टाइप से कॉपर प्लस एसन, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल किस क्या हो गया, यहाँ पे सोल्यूट भी क्या है, सॉलिड का है, और सॉल्वेंट भी हमारे पास में क्या है, सॉलिड है, और जो सॉल्यूशन प्रिपेयर होता है वो भी किस टाइप का है, सॉलिड टाइप का। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि सॉल्यूट हो हमारे पास में लिक्विड, क्या हो, लिक्विड, ठीक है। और जो सॉल्वेंट है वो है हमारे पास में सॉलिड, ठीक है। अब जो सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा वो किसके अकॉर्डिंग आ गया, सॉल्वेंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूट क्या करता है, अपनी नेचर को क्या कर देता है, खत्म कर लेता है। तो यहाँ पे भी जो सॉल्यूशन बनेगा वो किस टाइप का बनता है, सॉलिड टाइप का बनेगा। अब इसका एग्जाम्पल कौन सा है, जैसे अपन बात करते हैं Hg प्लस में Au, ठीक है। मतलब आप लिख सकते हो कि सोने में मरकरी, सोने में मरकरी पारा, ठीक है। और हम जानते हैं कि मरकरी है तो मरकरी किस टाइप का होता है, लिक्विड टाइप का द्रव होता है, ठीक है। अब ये लिक्विड है, सोना यहाँ पे क्या है, सॉलिड है, ठीक है। और जब सॉलिड है तो हमने क्या किया, लिक्विड मतलब मरकरी को डाला है किसके अंदर, सोने के अंदर डाला है, तो ये यहाँ पे कौन सा आएगा, सॉलिड आएगा। ये एग्जाम्पल किसका होगा, जब हमारे पास में सॉल्यूट है लिक्विड और सॉल्वेंट हमारे पास में क्या है, सॉलिड का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अब सॉल्यूट है हमारे पास में गैस टाइप का, और सॉल्वेंट है वो भी कौन से टाइप का है, सॉलिड टाइप का, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो बनेगा वो किस टाइप का बनेगा, सॉलिडी टाइप का, किस टाइप का बनेगा, सॉलिडी टाइप का, ठीक है। और इसका जो एग्जाम्पल है वो है पीडी या पीटी, पीडी या पीटी, प्लेडियम या फिर प्लेटिनम पर H2 गैस, पर H2 गैस का अधिशोषण, H2 गैस का अधिशोषण, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये पीडी जो प्लेडियम और हमारे पास में जो किसकी बात करें हम, पीटी प्लेटिनम की बात करें, ये हमारे पास में कौन सी अवस्था में, सॉलिड, ठीक है, सॉल्वेंट, ठीक है। और इस पे हमारे पास में कौन है, H2 गैस का क्या हो रहा है, एडसॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है। और वो क्या है, गैस है, तो इसको हम क्या कहेंगे, गैस प्लस में सॉलिड की बात करें। तो इस टाइप से तीन सॉल्यूशन तो ये प्रिपेयर होते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम क्या करते हैं, अब जो सॉल्वेंट है उस सॉल्वेंट को हम कर लेते हैं लिक्विड में, किस में कर लेते हैं, लिक्विड में। फिर बारी बारी से हम यहाँ पे चेंज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ठीक है, अब जैसे सॉल्वेंट है हमारे पास में लिक्विड के अंदर द्रव अवस्था में, ठीक है। फिर हमारे पास में पहला कौन सा है कि जो सॉलिड है इस सॉलिड को आप डाल किसके अंदर रहे हो, लिक्विड के अंदर डाल रहे हो, सोल्यूट सॉलिड सॉल्वेंट लिक्विड, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल कैसे है, ठीक है, अपन एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे अपन शक्कर को मिलाते हैं पानी के अंदर, तो शक्कर कौन सी अवस्था में, सॉलिड अवस्था में, पानी कौन सी अवस्था में, लिक्विड अवस्था में। या फिर हम बात कर लेते हैं NaCl को, NaCl यहाँ पे कौन सी अवस्था में, सॉलिड में, ठीक है। उसको हम मिला किसके अंदर हैं, पानी के अंदर मिला रहे हैं, और पानी कौन सी अवस्था में, लिक्विड अवस्था में। तो यहाँ पे जो आएगा सॉल्यूशन वो किसके अकॉर्डिंग आएगा, सॉल्वेंट के अकॉर्डिंग, और सॉल्वेंट यहाँ पे कौन है, लिक्विड हो गया, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल कौन सा हो गया, एग्जाम्पल हो गया शर्करा प्लस में H2O, शुगर प्लस में H2O, या फिर हम बात करें NaCl प्लस में H2O। तो NaCl यहाँ पे सोल्यूट, H2 यहाँ पे क्या है, सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये हमने बात की थी।
इसी टाइप से लिक्विड, और इस लिक्विड को भी हमने किस में डाला है, लिक्विड के अंदर। सोल्यूट भी हमारे पास में लिक्विड है और सॉल्वेंट भी हमारे पास में क्या है, लिक्विड में। यहाँ पे जो सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा वो भी किस टाइप का होगा, लिक्विड टाइप का। किस टाइप का है, लिक्विड टाइप का। और इसका एग्जाम्पल क्या है, वो एग्जाम्पल है जैसे एथेनॉल, एथेनॉल प्लस में H2O, एथेनॉल प्लस में H2O। अब देखो एथेनॉल है, ठीक है, कौन सी अवस्था में, लिक्विड अवस्था में, काम किसके रूप में कर रहा है, सॉलिड के रूप में। और एथेनॉल को हम डाल किस में रहे हैं, वाटर के अंदर। तो वाटर हमारे पास में कौन सी में, लिक्विड के अंदर है। तो यहाँ पे दोनों कौन सी में, लिक्विड, लिक्विड के अंदर है। और ये जो सॉल्यूशन है उसको भी हम क्या कहेंगे, लिक्विड कहेंगे, द्रव कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास में अब सोल्यूट कौन सा है, गैस। और जो सॉल्वेंट है वो सॉल्वेंट फिर से हमारे पास में क्या है, लिक्विड। क्या हो गया, लिक्विड। तो इसका एग्जाम्पल, इसका जो सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा वो किसके अकॉर्डिंग है, सॉल्वेंट के अकॉर्डिंग। और किस टाइप का, लिक्विड टाइप का। एग्जाम्पल है, काफ़ी फेमस है, ठीक है, एग्जाम्स के अंदर पूछा भी जाता है। जैसे हम कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, ठीक है, तो कोल्ड ड्रिंक्स में क्या आती है कि वाटर के अंदर कौन सी गैस आती है, CO2 आती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस आएगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो किसके रूप में काम करेगी, सॉल्यूट के रूप में। और जो वाटर है वो किसके रूप में काम कर रहा है, एज ए सॉल्वेंट के रूप में। सॉल्यूशन जो बन रहा है वो कौन से टाइप का बन रहा है, लिक्विड टाइप का। और इसका जो एग्जाम्पल हो गया वो आ गया जल में CO2 गैस, ठीक है, या आप डायरेक्ट बोल सकते हो कोल्ड ड्रिंक्स, ठीक है। तो ये हमने बात की थी जब हमने सॉल्यूट को तो चेंज करें सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के अंदर। सॉल्वेंट हमारे पास में क्या है, लिक्विड के रूप में। किसमें है, लिक्विड के रूप में। तो ऐसे हमने 3 सॉल्यूशन और पढ़े। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अब जो सॉल्वेंट है वो हमारे पास में गैस है और हमारे पास में सॉल्यूट को हम बारी बारी से चेंज करेंगे, जैसे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के रूप में, ठीक है। सॉल्वेंट अब कौन सा है, गैस, ठीक है। अब सॉलिड को हम गैस के अंदर मिला रहे हैं, तो यहाँ पे जो आएगा सॉल्यूशन वो किसके अकॉर्डिंग आएगा, गैस के अकॉर्डिंग, सॉल्वेंट के अकॉर्डिंग। और कौन सा आ रहा है यहाँ पे, गैस आ रहा है। इसका एग्जाम्पल कौन सा है, ठीक है, तो एग्जाम्पल है N2 गैस में, नाइट्रोजन गैस में कपूर, कैम्फर। नाइट्रोजन गैस में क्या है, कैम्फर, कपूर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नाइट्रोजन किसके रूप में काम करी है, सॉल्वेंट के रूप में। और कौन सी फेज है उसकी, गैस। कैम्फर है वो क्या है, सॉलिड है, तो वो किसके रूप में काम कर रहा है, सॉल्यूट के रूप में, ठीक है। दूसरा हमारे पास में लिक्विड प्लस गैस, ठीक है। अब सॉल्यूट हमारे पास में क्या है, लिक्विड का है। सॉल्वेंट हमारे पास में क्या है, गैस है। सॉल्यूशन जो प्रिपेयर होगा वो क्या होगा, गैस का। क्यों, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सॉल्वेंट क्या आएगा, ठीक है। उसके बाद में इसका एग्जाम्पल क्या है, तो इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं जलवाष्प। किसकी बात करते हैं, जलवाष्प की बात करते हैं। जैसे उसको हम बोलते थे धुंध, ठीक है। तो धुंध क्या है हमारे पास में, कि जैसे यहाँ पे गैस होती है, ठीक है, और गैस के अंदर जो वाटर के जो छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स है, या पानी जो ह्यूमिडिटी बोल सकते हैं आप, आर्द्रता उसको बोल सकते हो, जो उस ह्यूमिडिटी को हम क्या कहेंगे, लिक्विड प्लस में गैस, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिक्विड जो काम कर रहा है वो किसके रूप में काम कर रहा है, एज ए सॉलिड के रूप में। और जो गैस काम कर रहा है वो किसके रूप में काम करता है, एज ए सॉल्वेंट के रूप में। और जो लास्ट एग्जाम्पल है हमारा गैस प्लस गैस, और इसका जो आएगा सॉल्यूशन वो किस टाइप का होगा, गैस टाइप का। और एग्जांपल हम बात करते हैं जैसे एयर की। किसकी बात करते हैं, एयर, वायु की बात करते हैं। अब वायु में क्या क्या होता है, जैसे अपन बात कर ले तो N2 बात कर लो, O2 बात कर लो, H2 बात कर लो, तो ये सारी की सारी यहाँ पे क्या होती है, एयर है, मतलब गैस में और गैस का मिक्सर क्या हो गया, गैस। एग्जाम्पल जैसे एयर, वायु, ठीक है। तो इस टाइप से हमने क्या पढ़े, 9 टाइप के हमने सॉल्यूशन पढ़े थे। लेकिन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है वो मैं आपको बता देता हूँ, जहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला है, ठीक है, लिक्विड में गैस, ठीक है। लिक्विड के अंदर क्या है, गैस, पहला, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट है लिक्विड में, लिक्विड द्रव के अंदर द्रव है, दूसरा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तीसरा है लिक्विड में सॉलिड, ठीक है, लिक्विड में सॉलिड। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको इन्हीं से स्पेशली फोकस करना है। हमारे पास में सॉल्वेंट किसके रूप में है, सॉल्वेंट है लिक्विड के रूप में, और जो सॉल्यूट है वो किसमें, गैस,
लिक्विड और सॉलिड के रूप में, ठीक है। तो इस टाइप से हमने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की बात की थी, किसके आधार पे, उसकी फेज के आधार पे हमने बात की थी। अब उसको हम आगे की तरफ लेके चलते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे पहला पढ़ते हैं लिक्विड में गैस। फर्स्ट हम कौन सा पढ़ रहे हैं, लिक्विड के अंदर गैस, मतलब गैस को हम किस में मिला रहे हैं, हम लिक्विड के अंदर मिला रहे हैं, उसकी हम चर्चा करते हैं। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होंगे जो इसको अफेक्ट करेंगे, उसकी भी हम बात करेंगे। तो हम पहला जो सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं वो कौन सा है, लिक्विड प्लस में गैस, ठीक है। गैस इन लिक्विड, फर्स्ट टाइप का हमारा कौन सा है, गैस इन लिक्विड, ठीक है। तो यहाँ पे लिक्विड किसके रूप में काम कर रहा है, सॉल्वेंट के रूप में, और गैस किसके रूप में काम कर रही है, सोल्यूट के रूप में ये काम कर रही है। इसको हम सॉल्यूशन को पहले पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो इसके हम फैक्टर्स की बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो इसको इफेक्ट करेगी, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। पहला हमारा जो फैक्टर्स है वो है नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ गैस, गैस की प्रकृति। पहला फैक्टर हमारा कौन सा है, गैस की प्रकृति, ठीक है। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ, हम बात करते हैं HCl गैस की, ये HCl गैस, और इसको हमने डाल दिया H2 में, किस में डाला है, H2 में। H2 यहाँ पे क्या हो गया, लिक्विड सॉल्वेंट के रूप में काम कर रहा है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि HCl है, ये HCl गैस किसके रूप में होती है, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव के रूप में इसी टाइप से प्रेजेंस होती है, ठीक है। यदि हम H2 की बात करें तो H2 होता है H पॉजिटिव, उसके साथ साथ OH नेगेटिव, OH नेगेटिव यहीं पे होगा। तो देखो ये भी पोलर है, कैटायन और एनायन पोलर है, ये भी क्या है, पोलर है। तो यहाँ पे Cl नेगेटिव और इस H पॉजिटिव के बीच में क्या हो गया, बॉन्ड का फॉर्मेशन, क्या हो गया, बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यदि कोई भी पोलर गैस है, ठीक है, तो पोलर जो सोल्यूट है वो किसके अंदर ज़्यादा डिजोल्व है, तो वो याद रखना किसके अंदर, पोलर सॉल्वेंट के अंदर, किसमें, पोलर सॉल्वेंट के अंदर। तो हम एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि समान समान को घोलता है, ठीक है। समान समान का मतलब है यदि कोई भी पोलर सोल्यूट है तो किसके अंदर डिजोल्व होगा, तो याद रखा पोलर सॉल्वेंट के अंदर क्या होगा, ज़्यादा डिजोल्व होगा। यदि हमारे पास में नॉन पोलर यदि सोल्यूट है तो याद रखा वो पोलर सॉल्वेंट के अंदर क्या होता है, कम डिजोल्व होगा, या फिर आप बोल सकते हो लगभग ना के बराबर डिजोल्व है, ठीक है। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि HCl यहाँ पे क्या है, तो HCl यहाँ पे पोलर सोल्यूट है, ठीक है। और पोलर सोल्यूट है तो ये किसके अंदर, H2 भी यहाँ पे क्या है, पोलर सॉल्वेंट है। तो याद रखा जो पोलर है, पोलर सोल्यूट है, वो किसके अंदर ज़्यादा डिजोल्व होगा, तो याद रखा पोलर सॉल्वेंट के अंदर, किसमें है, पोलर सॉल्वेंट के अंदर। इसी के आधार पे एक स्टेटमेंट कहा जाता है कि समान समान को घोलता है। यहाँ पे भी ये पोलर है और यहाँ पे भी क्या है, पोलर ध्रुवीय, मतलब दोनों पे यहाँ पे कैटायन है, एक पे एनायन है। यहाँ पे भी देखो कैटायन और एनायन है। तो जहाँ पे जितना ध्रुवीय है पोलर सोल्यूट है तो वो किसके अंदर ज़्यादा डिजोल्व है, पोलर सॉल्वेंट के अंदर। लेकिन यदि हम बोल दें कि नॉन पोलर सोल्यूट है तो पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व होगा क्या, नहीं, ठीक है। या तो वो लेस डिजोल्व होगा या फिर वो हम बोल सकते हैं नेग्लिजिबल क्या होगा, डिजोल्व होगा, मतलब नगण्य है, डिजोल्व, ठीक है। तो इसी के साथ साथ हम बात करते हैं, यदि मैं बात करूं H2O2 जैसे N2 की बात करें तो ये किस टाइप के सोल्यूट है, तो ये कहलाते हैं नॉन पोलर, क्या होंगे, नॉन पोलर। तो ये नॉन पोलर इस H2O के अंदर डिजोल्व होते हैं क्या, तो याद रखा ये लेस डिजोल्व होते हैं एज कंपेयर किसके, HCl की बात करो, या फिर हम CO2 की बात करें, या फिर NH3 की बात करें, तो ये किस टाइप के एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल कहलाते हैं पोलर टाइप के। किस टाइप के हैं, पोलर टाइप के। तो ये पोलर है तो ये H2O के अंदर ज़्यादा घुल जाते हैं एज कंपेयर किसके, H2O2 और N2 के। तो ये कम घुलनशील होते हैं, ये क्या होंगे, ज़्यादा घुलनशील होते हैं, ठीक है। अब देखो पहला तो हमारे पास में क्या गया, नेचर ऑफ गैस की। नेचर ऑफ गैस का अंदर बोलते हैं कि जहाँ पे ध्रुवीय हमारे पास सोल्यूट है वो ध्रुवीय विलाय के अंदर ज़्यादा घुलनशील होता है, ठीक है। इसी टाइप से हम बोल सकते हैं कि अध्रुवीय विलायक
के अंदर जो अध्रुवीय विलय है वो क्या होते हैं, ज़्यादा घुलनशील होते हैं। लेकिन यदि हम बात करें कि जो अध्रुवीय जो सोल्यूट है, अध्रुवीय विलय होते हैं, वो ध्रुवीय विलय के अंदर क्या होते हैं, कम सोल्यूबल होंगे। ठीक है, तो ये हमने बात की किसकी, नेचर ऑफ गैस की बात की। फिर हम जो दूसरा हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे टेम्परेचर को। किसको बात करेंगे, टेम्परेचर की। ठीक है, अब देखो टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करते हैं उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। दूसरा हमारे पास में फैक्टर कौन सा है, टेम्परेचर, तापमान की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, देखो जब लिक्विड, ठीक है, मतलब गैस प्लस लिक्विड, लिक्विड के अंदर क्या है, गैस, इनसे सॉल्यूशन बना रहे हैं। ठीक है, सॉल्यूशन बन रहा है, तो ये जो सॉल्यूशन जो प्रिपेयर हो रहा है, इससे दोनों एनर्जी क्या होती है, निकलती है बाहर। एनर्जी क्या होगी, बाहर निकल रही है। और बाहर निकलने का मतलब ये किस टाइप की रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक। किस टाइप की है, एक्सोथर्मिक है। और जब एक्सोथर्मिक है तो यहाँ पे डेल्टा एच का मान क्या आता है, तो याद रखा नेगेटिव। क्या आएगा, नेगेटिव। मतलब इनके लिए जो एंथैल्पी होती है वो एंथैल्पी क्या होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है, कब है, जब हमने लिक्विड को किस में डाला है, सॉरी गैस को हमने, गैस यहाँ पे सोल्यूट हो गया और लिक्विड यहाँ पे क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। तो हमने गैस को किसके अंदर डाला है, इस लिक्विड के अंदर डाला है। और जो सॉल्यूशन प्रिपेयर हो गया, इस दौरान यहाँ पे क्या होती है, हीट बाहर निकलती है, उष्मा बाहर निकलती है। और मैंने आपको पहले भी पढ़ाया कि जब हीट प्रोडक्ट के रूप में निकलती है तो रिएक्शन कहलाती है एक्सोथर्मिक। क्या होगी, एक्सोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक है, इसका मतलब डेल्टा एच का मान वहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव है। अब देखो हमने क्या किया, टेम्परेचर को बढ़ाया। हमने क्या किया, टेम्परेचर को बढ़ाया। और जब टेम्परेचर बढ़ाया इसका मतलब हीट क्या होगी, वहाँ पे ऊष्मा बढ़ेगी। ठीक है, अब जब ऊष्मा बढ़ेगी इसका मतलब ये क्या करेगी, इसका मतलब विरोध करेगी। और इस दौरान ये रिएक्शन किधर आएगी, वापस में पीछे की तरफ आएगी। तो जैसे पीछे की तरफ आएगी तो बताओ यहाँ पे ये इसकी सोल्युबिलिटी बढ़ेगी क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो इसकी हीट बढ़ जाती है। और जब हीट बढ़ रही है इसका मतलब ये रिएक्शन वापस किधर आ गई, बैकवर्ड की तरफ आ रही। और जब बैकवर्ड की तरफ आ रही है इसका मतलब गैस की जो विलेयता होती है वो विलेयता क्या हो जाती है, कम हो जाएगी। क्या होगी, कम होगी। तो यदि टेम्परेचर बढ़ा दिया तो हीट बढ़ जाती है। और जब हीट बढ़ जाती है इस दौरान मतलब इसकी गैस की जो सोल्युबिलिटी है वो सोल्युबिलिटी हमारे पास में क्या हो जाती है, कम हो जाती। क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे दूसरा फैक्टर पढ़ा। दूसरा फैक्टर हमने पढ़ा कि टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है। तो मैंने बात की थी कैसे इफेक्ट कर रहा है कि गैस प्लस लिक्विड का जो सॉल्यूशन है इस दौरान एनर्जी क्या होती है, बाहर निकलती। और जब एनर्जी बाहर निकलती इसका मतलब ये रिएक्शन किस टाइप की है, एक्सोथर्मिक टाइप की। और एक्सोथर्मिक है, इसके लिए डेल्टा एच का मान क्या होता है, नेगेटिव आएगा। जब डेल्टा एच का मान नेगेटिव है, हमने टेम्परेचर को बढ़ाया, इसका मतलब हीट बढ़ी। और जब हीट बढ़ी तो ये प्रोसेस वापस किधर की तरफ आ रही है, बैकवर्ड की तरफ आ रही है। बैकवर्ड का मतलब वहाँ पे गैस है, उस गैस की क्वांटिटी क्या हो रही है, इंक्रीज होगी। और जब गैस बढ़ रहा है इसका मतलब इसकी सोल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे हीट बढ़ती है, उसकी सोल्युबिलिटी का मान क्या होगा, कम हो जाएगा। अब यदि हमको सोल्यूबल करना है गैस को किसके अंदर, लिक्विड के अंदर करना, तो हमको टेम्परेचर क्या चाहिए, कम। और जब टेम्परेचर कम होगा इसका मतलब इसका हीट क्या होगा, कम। और जब हीट कम है इसका मतलब इसकी सोल्युबिलिटी वहाँ पे क्या होगी, बढ़ जाती है, विलेयता क्या होगी, बढ़ गई। तो ये हमने बात की थी सेकंड फैक्टर की, कौन सा, टेम्परेचर। और एक बार और याद रखना है कि डेल्टा एस का मान इसके लिए भी याद रखा, नेगेटिव होगा। क्या होगा, नेगेटिव। डेल्टा एस का मतलब है एंट्रोपी, क्या होगी, एंट्रोपी। ठीक है, और इस रिएक्शन के लिए तो इसके लिए डेल्टा एच का मान भी नेगेटिव होता है और डेल्टा एस का मान भी क्या होता है, नेगेटिव होगा। क्या होगा, नेगेटिव होगा। एंट्रोपी भी क्या है यहाँ पे, नेगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम थर्मोडाइनमिक्स के अंदर पढ़ते हैं डेल्टा जी बराबर में डेल्टा एच माइनस में टी डेल्टा एस, ये थर्मोडाइनमिक्स में पढ़ते हैं। डेल्टा एच का मान क्या हमारे पास में, ये नेगेटिव। ठीक है, टेम्परेचर का मतलब टी। ठीक है, डेल्टा एस का मान क्या हमारे पास में, नेगेटिव। अब ये नेगेटिव क्या गया, पॉजिटिव। तो डेल्टा जी बराबर क्या गया, नेगेटिव प्लस में हमारे पास में क्या गया, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इस दौरान यदि डेल्टा एच की वैल्यू हमारे पास में ज्यादा है किससे, डेल्टा एस से। किससे ज्यादा है, डेल्टा एस से। तो यदि हमारे पास में टेम्परेचर कम है, क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा तो इस दौरान डेल्टा एच की वैल्यू हमारे पास में क्या होगी,
नेगेटिव है। क्या ये नेगेटिव। तो इस आधार पे हम बोल सकते हैं कि यदि टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो तो इसका मतलब उसकी सोल्युबिलिटी क्या हो रही है, कम। यदि आपने टेम्परेचर को कम किया इसका मतलब उसकी सोल्युबिलिटी क्या हो रही है, उसकी इंक्रीज हो रही है। तो हमने सेकेंड फैक्टर की बात की, वो कौन सा था, टेम्परेचर। अब थर्ड फैक्टर हम बात करते हैं, ठीक है। थर्ड फैक्टर है हमारे पास में प्रेशर। थर्ड कौन सा है, प्रेशर, दाब। किसकी बात करें, दाब की। अब देखो दाब कैसे इफेक्ट करता है उसकी भी हम बात करते हैं। हमने लिख दिया गैस प्लस लिक्विड, ये बना रहे हैं सॉल्यूशन। क्या बना रहे हैं, सॉल्यूशन बना रहे हैं, ठीक है। देखो गैस के अंदर नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, ज़्यादा। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, ज़्यादा, मोलों की संख्या ज़्यादा होती है, ठीक है। अब जैसे हम यहाँ पे प्रेशर बढ़ाएंगे, ठीक है, प्रेशर बढ़ाएंगे, ठीक है, दाब हम बढ़ा रहे हैं, इधर यहाँ पे मोलों की संख्या ज़्यादा है गैस के, ठीक है। सॉल्यूशन के अंदर मोलों की संख्या क्या है, गैस की, कम है। तो जैसे हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो ये रिएक्शन किधर की तरफ जाएगी, फॉरवर्ड की तरफ जाएगी। कैसे, क्योंकि जैसे हम प्रेशर को बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया उस तरफ जाएगी जहाँ पे गैसों के मोलों की संख्या क्या हो, कम हो, ठीक है। तो यहाँ पे मोल ज़्यादा है, यहाँ पे मोल कम है। तो जैसे हम प्रेशर करेंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे तो याद रखा इस दौरान सोल्युबिलिटी का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्या होगा, बढ़ेगा। तो दाब बढ़ाने पर गैसों की जो द्रव में विलेयता है उसका मान क्या होगा, बढ़ जाता है। यदि हम ताप बढ़ाएंगे तो ताप बढ़ाने की जो गैसों की जो द्रव में विलेयता है उसका मान क्या हो जाता है, घट जाता है। तो हमने तीन फैक्टर की बात की थी। पहला फैक्टर तो हमारे पास में कौन सा है कि जो नेचर ऑफ गैस की हम बात करते हैं, यदि कोई भी पोलर गैस है तो पोलर सॉल्वेंट के अंदर क्या होगी, ज़्यादा सोल्यूबल होती है, ठीक है। यदि नॉन पोलर गैस है, ठीक है, और वो किसके अंदर पोलर सॉल्वेंट में हम डाल रहे तो क्या होती है, लेस सोल्यूबल होती है, कम विलेय होती है, ठीक है। फिर हमने दूसरा बात की थी टेम्परेचर की। तो गैस प्लस में लिक्विड का जो सॉल्यूशन होता है वो किस टाइप का होता है, एक्सोथर्मिक टाइप का होता है, ऊष्माक्षेपी टाइप का होता है। और जब ऊष्माक्षेपी टाइप का है तो यदि हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो इस दौरान उसकी जो सोल्युबिलिटी उसके मान में क्या आती है, कमी आ रही है। फिर हमने बात की थी कि इसके लिए जो एंट्रोपी है वो एंट्रोपी का मान भी क्या होता है, नेगेटिव होगा। क्या होगा, नेगेटिव। तो एंथैल्पी और एंट्रोपी दोनों क्या होती है, वहाँ पे ऋणात्मक होती है। तो इस आधार पे हम क्या निकाल सकते हैं, डेल्टा जी की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। डेल्टा जी बराबर हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं डेल्टा एच माइनस में टी डेल्टा एस। फिर हमने बात की थी प्रेशर की, कि जैसे जैसे आप दाब बढ़ाओगे, ठीक है, हम दाब बढ़ाने तो वहाँ पे गैस की जो विलेयता है द्रव के अंदर वो क्या आती है, बढ़ जाती है। तो इसके आधार पे हम जो डिसाइड करेंगे, जो दाब की जो हम बात करेंगे, प्रेशर के आधार पे जो हमें गैस की लिक्विड के अंदर जो विलेयता है उसको हम देते हैं किस आधार पे, हेनरी के नियम के आधार पे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, हेनरी नियम, ठीक है, हेनरी लॉ, हेनरी लॉ, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि द्रव के अंदर गैस की जो विलेयता वो किसके आधार पे दी जाती है, वो हम दाब की बात करें, दाब को किसके आधार पे हम डिसाइड करेंगे, हेनरी नियम के आधार पे हमें ज्ञात करेंगे, ठीक है। अब हेनरी नियम क्या बोलता है, ठीक है, हेनरी में यह बोलता है कि किसी भी दिए गए ताप पर, किसी भी दिए गए ताप पर गैस की विलेयता, गैस की विलेयता दाब के समानुपाती होती है, समानुपाती होती है। सोल्युबिलिटी ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ। तो हम लिख सकते हैं P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, सोल्युबिलिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, सोल्युबिलिटी, जिसको हम कहेंगे विलेयता, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो विलेयता का जो हम टर्म यूज करते हैं वो याद रखा मोल भिन्न के रूप में यूज करते हैं। किसके रूप में यूज करते हैं, मोल भिन्न के रूप में हम यूज करेंगे। किसकी बात करें, यहाँ पे विलेयता के लिए बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हेनरी ने क्या बोला कि किसी भी दिए गए ताप पर गैस की जो विलेयता होती है वो गैस की विलेयता प्रेशर के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, डायरेक्टली समानुपाती होती है। तो हमने लिखा P समानुपाती, क्या लिखा, विलेयता लिखा, सोल्युबिलिटी लिखा। और जो यहाँ पे हम सोल्युबिलिटी यूज करेंगे उसके लिए हम टर्म कौन सा यूज कर रहे हैं, मोल फ्रैक्शन यूज करें। क्या करें, मोल फ्रैक्शन। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अक्स, और अक्स को हम बोल देते हैं मोल भिन्न। क्या कहेंगे,
मोलबिन, गैस की मोलबिन द्रव्य में, क्या करें हैं, गैस की मोलबिन है किसके अंदर, लिक्विड के अंदर, द्रव्य के अंदर। इसको हम रिप्रेजेंट किससे करें, अक्स से, ठीक है। अब देखो जैसे हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला साइन हटा देते हैं, हम यहाँ पे कांस्टेंट यूज करेंगे KH। कौन सा यूज करें, KH, ठीक है। हम यहाँ पे अक्स आ गया फिर से, और इस KH को हम क्या कहते हैं, हेनरी कांस्टेंट कहेंगे, हेनरी नियतांक कहते हैं KH को, ठीक है। अब देखो हम जब बात करें, किसकी बात करें, कि यदि प्रेशर है उसको हम कांस्टेंट रखें, नियत रखें, प्रेशर को हमने क्या रखा है, नियत रखा है, कांस्टेंट रखा है, ठीक है। और जब कांस्टेंट रखा है तो यहाँ पे देखो KH है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाता है, 1 में अक्स के, किसके है, 1 में अक्स के, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि यदि हमने अक्स को बढ़ा दिया, अक्स को बढ़ाया, इसका मतलब है KH की वैल्यू क्या होगी, वहाँ पे कम होगी। यदि हमने अक्स को घटा दिया, इसका मतलब KH की वैल्यू क्या होगी, बढ़ गई। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, KH इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, विलेयता के, ठीक है। इसका मतलब ही हम क्या बोल रहे हैं, जो मोलबिन है उसकी जगह तो हम विलेयता की जगह तो हमने मोलबिन को टर्म को यूज किया, हमने इसको विलेयता को बढ़ाया, इसका मतलब KH की वैल्यू कम हो रही, हमने विलेयता को घटाया, इसका मतलब KH की वैल्यू क्या हो रही है, वहां पे बढ़ रही है। तो आप देखो अब यहाँ पे क्या करें, हमने यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ जाएगा, KH के, हेनरी कांस्टेंट के। कैसे, देखो मैंने क्या कहा था, हमने टेम्परेचर को बढ़ाया था, ठीक है, और जब टेम्परेचर को बढ़ा रहे थे वहाँ पे सोल्युबिलिटी क्या हो रही थी, कम हो रही थी। टेम्परेचर को बढ़ा रहे थे, सोल्युबिलिटी क्या हो रही थी, कम। अब देखो सोल्युबिलिटी कम होगी, इसका मतलब है KH की वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाती है, हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ गई। फिर हमने बात की थी कि टेम्परेचर को हम कम कर रहे हैं, जब टेम्परेचर को कम कर रहे हैं इसका मतलब उसकी इस गैस की जो सोल्युबिलिटी है लिक्विड के अंदर, वो सोल्युबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ गई। अब सोल्युबिलिटी बढ़ गई, इसका मतलब KH की वैल्यू क्या होगी, वहाँ पे कम होगी, क्या होगी, कम होगी। तो आप इससे आधार पे देखो, जब टेम्परेचर को बढ़ा रहे तो KH की वैल्यू बढ़ रही है, जब टेम्परेचर को हम घटा रहे तो KH की वैल्यू क्या रही है, घट रही है। इसका मतलब है KH वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके है, टेम्परेचर के, किसके है, टेम्परेचर के। हमने तापमान बढ़ा दिया तो हेनरी कांस्टेंट बढ़ जाता है, हमने तापमान घटा दिया तो हेनरी कांस्टेंट क्या हो जाता है, घट जाता है। अब इसके आधार पर हम यदि ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, P प्रोपोर्शनल किसके था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके था, मोलबिन के, ठीक है। अब हम यहाँ पे ग्राफ बनाएं, ठीक है, तो हमारा ग्राफ किस टाइप का बनता है, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, क्या बनेगी, स्ट्रेट लाइन। हम यहाँ पे प्रेशर ले लेते हैं, मैंने यहाँ पे अक्स मोलबिन ले ली, ठीक है। तो आप देखो यदि प्रेशर बढ़ा रहे तो मोलबिन बढ़ रही है, ठीक है, प्रेशर घटा रहे तो इसका मतलब है मोलबिन घट रही है, ठीक है। या हम बोल सकते हैं कि प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब उसकी सोल्युबिलिटी बढ़ रही है, ठीक है। और यदि हम प्रेशर घटा रहे हैं तो इसका मतलब उसकी सोल्युबिलिटी क्या होगी, घट रही है। तो दोनों का जो रिलेशन, वो रिलेशन क्या है, एज ए फ्रेंड के रूप में, यदि एक बढ़ रहा तो दूसरा भी बढ़ रहा है, ठीक है। और यदि हम इनवर्सली में बोलें तो वहां पे दोनों के बीच का रिलेशन क्या होता है, एक दुश्मनी का, एक एनिमी के रूप में। एक बढ़ेगा तो दूसरा क्या हो जाता है, वहां पे घटेगा, एक घट रहा तो दूसरा वहां पे क्या होगा, बढ़ेगा। तो इनके बीच में जो ग्राफ आता है ये हमें P और सोल्युबिलिटी के बीच में, तो ये ग्राफ हमारे पास में किस टाइप का, एक स्ट्रेट लाइन आती है, सीधी रेखा के रूप में यहाँ पे ग्राफ है बनेगा। कब हम बात करते हैं किसकी, जब हम प्रेशर और सोल्युबिलिटी की बात करते हैं, ठीक है। तो ये हमने बात किसकी की, हेनरी नियम की बात की थी। हेनरी नियम क्या बोलता है कि जो सोल्युबिलिटी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, प्रेशर के। तो P समानुपाती हमने लिखा था कि इसको, अक्स को लिखा। फिर यहाँ पे देखो अक्स है, अक्स को हम किसके रूप में, सोल्युबिलिटी की जगह हम यहाँ पे क्या यूज करें, मोल फ्रैक्शन यूज करते हैं, मोल बीन यूज करें रूप में। फिर हमारे यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला साइन हटाया तो हमने कौन सा टर्म यूज किया, KH यूज किया, और इसको हम क्या कहते हैं, हेनरी कांस्टेंट कहेंगे। फिर हमने प्रेशर को हमने क्या किया, कांस्टेंट रखा। और जब प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं तो यहाँ पे देखो जो मोल फ्रैक्शन या सोल्युबिलिटी है ये हेनरी कांस्टेंट क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब इसका मतलब यदि सोल्युबिलिटी बढ़ रही है तो इसका मतलब उसका हेनरी कांस्टेंट घट रहा है, ठीक है। यदि सोल्युबिलिटी घट रही है इसका मतलब उसका हेनरी कांस्टेंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। फिर हमने बात की थी यदि टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने के दौरान सोल्युबिलिटी क्या हो रही है, इसकी कम हो रही, और जब सोल्युबिलिटी कम हो रही है इसका मतलब उसका हेनरी कांस्टेंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। फिर हमने बात की थी टेम्परेचर को हम कम कर रहे हैं तो सोल्युबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, और जब सोल्युबिलिटी बढ़ रही है इसका मतलब हेनरी कांस्टेंट का वैल्यू क्या हो रहा है,
कम हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि जो टेम्परेचर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, हेनरी कांस्टेंट के। किसके है, हेनरी कांस्टेंट, हेनरी निर्देशांक के। ठीक है, फिर इनके बीच में हमने ग्राफ की बात की, प्रेशर और सोल्युबिलिटी के बीच में हम ग्राफ खींचते हैं, तो ग्राफ ये हमारे पास किस टाइप का था, एक स्ट्रेट लाइन के रूप में आता है, एक सीधी रेखा के रूप में आ रहा है, क्योंकि यदि प्रेशर बढ़ा रहे तो सोल्युबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। यदि हम प्रेशर घटाएंगे तो सोल्युबिलिटी का मान क्या हो जाता है, घट जाता है। तो हमने किसको डिस्कस किया, हेनरी लॉ को डिस्कस किया। अब उसके बाद में हम बात करते हैं वेपर प्रेशर की, वाष्प दाब की हमने बात करते हैं। हमने यहाँ पे एक चीज पढ़ ली, वो पढ़ ली क्या, वो हमने ये पढ़ा कि गैसों की दर में विलेयता है, वो उनको कैसे कौन कौन से फैक्टर्स है वो इफेक्ट करते हैं, उस पर हम चर्चा की। उसके बाद में हमने हेनरी जो कांस्टेंट है उसकी, हेनरी जो लॉ है उस पर हमने चर्चा की। ठीक है, अब हम बात करते हैं वेपर प्रेशर की, बात करते हैं वाष्प दाब की हम बात करेंगे। ठीक है, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर, ठीक है, वाष्प दाब। ठीक है, अब देखो वाष्प दाब क्या होता है उस पर हम पहले चर्चा करते हैं। देखो सपोज करो हमारे पास में जैसे ऐसे हम बर्नर ले लेते हैं, एक बिक्कर टाइप का सा। ठीक है, ये हमने ले लिया और इसके अंदर हमने भर दिया जैसे लिक्विड है, ये हमने लिक्विड भरा है। ठीक है, लिक्विड भर दिया। ठीक है, अब देखो ये लिक्विड है। ठीक है, अब इस लिक्विड को जैसे हम हीट देंगे, हमने इसको क्या किया, हीट दी, टेम्परेचर दिया। ठीक है, जैसे हम टेम्परेचर दे रहे हैं ये लिक्विड चेंज किस में हो रहा है, वेपर में। किस में चेंज हो रहा है, वेपर के अंदर। वेपर को हम बोल सकते हैं गैस बोल सकते हैं, या तो वेपर बोल दो या फिर गैस बोल दो, बात है कि ठीक है, हम यहाँ पे वेपर में चेंज हो रहे हैं। अब क्या कर रहा है, ये जो वेपर है ये क्या कर रहा है, इस लिक्विड की जो ये सरफेस है, इस सरफेस पे क्या कर रहा है, प्रेशर लगा रहा है। क्या कर रहा है, प्रेशर लगा रहे हैं। ठीक है, और इसी प्रेशर को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहेंगे वेपर प्रेशर। क्या कहेंगे, वेपर प्रेशर के नाम से इसको जाना जाता है। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे इसको एक्सप्लेन करते हैं, उसकी चर्चा करते हैं। ठीक है, लेकिन ये याद रखना, ये जो कंडीशन है ये कंडीशन कब होगी, जब हमारे पास में इक्विलिब्रियम हो, साम्य अवस्था हो। क्या हो, साम्य अवस्था। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन है वो कैसे पढ़ते हैं, जैसे हमारे पास में लिक्विड है, कोई भी लिक्विड है, उस लिक्विड को जैसे हम हीट देते हैं, ताप पे मतलब टेम्परेचर दे रहे हैं। ठीक है, और जैसे हम टेम्परेचर दे रहे हैं ये लिक्विड चेंज किस में हो रहा है, वेपर में चेंज हो रहा है। ठीक है, और इसी वेपर के द्वारा इस लिक्विड की सरफेस के ऊपर लगाया गया जो प्रेशर है, उस प्रेशर को हम क्या कहेंगे, वेपर प्रेशर कहेंगे। क्या कहेंगे, वेपर प्रेशर कहेंगे। लेकिन मैंने आपको कंडीशन क्या बताई थी, यहाँ पे हमारे पास में कौन सी, इक्विलिब्रियम वाली, कौन सी है, इक्विलिब्रियम साम्य अवस्था वाली कंडीशन है। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या हो गया कि टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे, लिक्विड चेंज हो रहा है वेपर के अंदर, और इस वेपर के द्वारा इस लिक्विड की सरफेस के ऊपर लगाया गया जो दाब होता है, प्रेशर होगा, उस प्रेशर को हम क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर के नाम से इसको जाना जाता है, वाष्प दाब के नाम से जाना जाता है। लेकिन जो कंडीशन हो, कंडीशन हमारे पास में कौन सी है, इक्विलिब्रियम वाली। अब इसकी हम बात करते हैं, इस वेपर प्रेशर को कौन कौन से फैक्टर्स है वो इफेक्ट करते हैं, उस पर हम चर्चा करते हैं। फैक्टर की हम बात करते हैं तो फैक्टर में पहला आता है टेम्परेचर। फर्स्ट फैक्टर किसकी बात करें हैं, टेम्परेचर की बात करें हैं, तापमान की बात करें। ठीक है, अब देखो जैसे जैसे हमने टेम्परेचर दिया इसको, लिक्विड को, ये टेम्परेचर लिक्विड देने के बाद में लिक्विड चेंज किस में होगा, वेपर के अंदर। ठीक है, अब जैसे वेपर के अंदर चेंज हो रहा, मतलब वेपर ज्यादा बन रही है, और जब वेपर ज्यादा होगी तो इसकी लिक्विड की सरफेस के ऊपर जो प्रेशर है वो प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। क्या होगा, ज्यादा। तो मैं कह सकता हूं कि जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, वेपर प्रेशर के वाष्प दाब की क्या है, समानुपाती। ठीक है, इसका मतलब हमने टेम्परेचर बढ़ाया, लिक्विड चेंज हो गया वेपर में, और जब वेपर में चेंज हुआ तो इस वेपर के द्वारा इस लिक्विड की सरफेस के ऊपर प्रेशर का मान भी क्या हो गया, ज्यादा। तो टेम्परेचर बढ़ा तो वेपर प्रेशर का मान बढ़ा, टेम्परेचर घटा देते हैं तो इसका मतलब वेपर प्रेशर का मान भी क्या हो जाता है, घट जाएगा। क्या होगा, घट जाएगा। पहला तो हो गया टेम्परेचर। दूसरा हम जो बात करेंगे वो बात करते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अंतर परमाणविक आकर्षण बल, अंतर परमाणविक आकर्षण बल। अब ये क्या है, इस पे और देख लेते हैं। अंतर परमाणविक आकर्षण बल का मतलब क्या है कि जैसे ये लिक्विड है, ठीक है, और इस लिक्विड के जो अट्रैक्शन फोर्स का मान यदि ज्यादा है, ठीक है, यदि लिक्विड के अंदर अट्रैक्शन फोर्स का मान ज्यादा है तो जैसे ज्यादा, तो ये लिक्विड इस वेपर के अंदर आसानी से कन्वर्ट नहीं होगा, या फिर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो वेपर बनेगी वो वेपर क्या बन रही है? कम बन रही है। और जब वेपर कम बन रही है, इसका मतलब इसके द्वारा जो फोर्स लग रहा है वेपर के द्वारा, वो फोर्स भी क्या आएगा, सॉरी, वो प्रेशर भी क्या आएगा, वो प्रेशर भी कम है। क्या होगा? कम। तो हम बोल दें कि यहाँ पे कि वेपर प्रेशर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। किसके है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। फिर से मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। एक्सप्लेन करने का मतलब ये है कि जैसे हमारे पास में लिक्विड है, ठीक है, इस लिक्विड के अंदर जो यहाँ पे मोलिक्यूल्स है, जो भी एटम्स वगैरह हैं, उनके बीच में यदि आकर्षण बल का मान ज्यादा है, ठीक है, अब यदि आकर्षण बल का मान ज्यादा है तो इसका मतलब इनके जो बीच में जो बॉन्ड है, उस बॉन्ड को हम इजीली नहीं तोड़ पाएंगे, ठीक है, और जब इजीली नहीं तोड़ पाएंगे तो बताओ यहाँ पे वेपर बनेगी क्या? मतलब कम बनती है। और जब वेपर कम बनेगी तो इसी दौरान इसकी जो सरफेस पे जो प्रेशर लग रहा है, वो प्रेशर का मान क्या होगा? कम हो गया। तो कहने का मतलब है कि यदि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, ठीक है, तो यहाँ पे वेपर क्या बन रही है? कम बन रही है। और वेपर कम बनेगी, इसका मतलब इस वेपर के द्वारा इस लिक्विड के ऊपर लगाया गया जो प्रेशर है, ठीक है, वो प्रेशर का मान क्या हो गया? कम हो गया। या फिर हम बोल दें कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, इसका मतलब वहां पे वेपर प्रेशर का मान क्या होगा? ज्यादा होगा। क्या होगा? ज्यादा। इसी वजह से हम यदि एग्जाम्पल की बात करें, हम बात करें एक तो एथेनॉल की, ठीक है, और एक हम बात करें ईथर की, एथेनॉल ईथर की बात करें। अब एथेनॉल में क्या है? C2H5OH है, ठीक है, ये भी लिक्विड है। यदि हम बात करें ईथर की CH3 और CH3, ठीक है, इस ईथर की बात करो तो यहाँ पे देखो इस एथेनॉल के अंदर कौन सा है? एथेनॉल है। इसी टाइप से और भी एथेनॉल होगा, इसी टाइप से और भी एथेनॉल होगा, तो उनके अंदर कौन सा बॉन्ड बनेगा? H बॉन्ड बनेगा। और जब H बॉन्ड बन रहा है, इसका मतलब वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? ज्यादा। और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, इसका मतलब है यहाँ पे ये एथेनॉल है, इसकी जो वेपर बनेगी वो वेपर क्या है? कम। और जब वेपर कम है, इसका मतलब इसका वेपर प्रेशर क्या होगा? कम होगा। लेकिन हम बात करें ईथर की, तो ईथर क्या करता है? H बॉन्डिंग शो नहीं करता। और जब H बॉन्डिंग नहीं है, इसका मतलब इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? कम। जब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, इसका मतलब है जो ईथर है ये आसानी से कन्वर्ट किस में हो जाता है? वेपर में। और जब वेपर में आसानी से कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब इस वेपर के द्वारा इसकी जो सरफेस है लिक्विड की, उस पर प्रेशर का मान क्या होगा? ज्यादा होगा। तो यदि हम दोनों की यदि कंपेरिजन करें तो ईथर है ना, वो ज्यादा वेपर प्रेशर शो करता है एज कंपेयर किसके? एथेनॉल के। तो हमने पहले बात की थी टेम्परेचर की, दूसरे हमने जो बात की थी वो किसकी बात की थी? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात की। तीसरा हम जो बात करते हैं, ठीक है, वो है हमारे पास में बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड हमारे पास में कौन सा है? बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक। किसकी बात करें? क्वथनांक। तो यहां पे देखो कि वेपर प्रेशर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट के। किसके है? बॉइलिंग पॉइंट के। इसका मतलब क्या है? देखो यदि इस लिक्विड का क्वथनांक कम है, बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो ये कम टेम्परेचर के अंदर चेंज किस में हो जाएगा? वेपर में। और जब कम टेम्परेचर में ये वेपर में चेंज होगा, इसका मतलब इस वेपर के द्वारा इस लिक्विड के ऊपर है जो वेपर प्रेशर का मान है, वो मान क्या होगा? ज्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बॉइलिंग पॉइंट यदि कम होगा तो उसका वेपर प्रेशर का मान क्या होगा? ज्यादा। यदि बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, इसका मतलब उसकी वेपर प्रेशर का मान क्या होगा? कम होगा। तो हम बोल सकते हैं कि जैसे यदि कम टेम्परेचर पे कोई भी यदि लिक्विड यदि वेपर में चेंज हो रहा है, तो इस दौरान उसका जो वेपर प्रेशर, वो वेपर प्रेशर क्या होगा? वहां पे ज्यादा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 3 फैक्टर को तो पढ़ लिया। ठीक है, फोर्थ फैक्टर हम बात करते हैं। ठीक है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, मतलब एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इन लिक्विड। ठीक है,
नॉन वोलेटाइल का मतलब है अवाष्पशील। क्या है? अवाष्पशील। जो मतलब एक वेपर नहीं बनाते उनको हम क्या कहेंगे? नॉन वोलेटाइल कहेंगे। अब देखो जैसे नॉन वोलेटाइल हमने यदि सोल्यूट डाल दिया, किसमें? दरवा के अंदर डाल दिया। अब जैसे नॉन वोलेटाइल हम इसके अंदर डालेंगे तो इसका जो इस लिक्विड का जो सरफेस एरिया है, ये सरफेस एरिया क्या हो गया? कम। और जब सरफेस एरिया कम हो गया इसका मतलब यहाँ पे वेपर क्या होगी? कम। और जब वेपर कम बन रही है इसका मतलब इसके द्वारा जो वेपर प्रेशर बनेगा उस वेपर प्रेशर के मान में क्या आती है? कमी आएगी। ठीक है, तो यदि हमने 4 फैक्टर बात की थी, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वहाँ पे वेपर प्रेशर बढ़ेगा। हमने बात की थी कि यदि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यदि वो ज़्यादा है तो वेपर प्रेशर का मान कम है। फिर हमने बात की थी यदि बॉइलिंग पॉइंट कम है इसका मतलब वेपर प्रेशर का मान क्या होगा? वहाँ पे ज़्यादा। फिर यदि हमने क्या किया, यदि सोल्यूट मतलब लिक्विड के अंदर हमने कोई भी अवाष्पशील पदार्थ डाल देते हैं तो जैसे डालते हैं तो डालने के बाद में इसकी जो एरिया है वो एरिया क्या हो जाता है? कम हो जाएगा। और जैसे कम हो जाए तो इसका मतलब वेपर प्रेशर का मान क्या हो जाता है? कम हो जाएगा। तो इस आधार पे हम जो वेपर प्रेशर को आगे जो हम डिस्कस करेंगे वो राउल्ट के नियम से हमें डिस्कस करेंगे। तो उसको नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे राउल्ट नियम को।